हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 बूढ़ी काकी के बारे में देखा था, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद जी। उनके बारे में उनका थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको बताया था और इस चैप्टर का एक पेज भी आपको रीड करके समझाया था। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आज नया पेज और नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हुए, बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाते थे। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रुका। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झटकता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भांड। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपने जज्बात पर दुख था। जब सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा, नहीं न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूरियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उसकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिन के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। देखा विद्यार्थी मित्रों, किस तरह से उसकी स्वादेंद्रिया जो हैं उसको मन ही मन आतुर करने लगी और ये मन ही मन सोचने लगी कि ऐसी सारी स्वादिष्ट भोजन को मैं ऐसे ही थोड़ी मुंह जूठा करके छोड़ दूंगी। जैसे रूपा ने उसको हाथ झटकते हुए उसको वापस अपनी कोठरी में जाने के लिए कहा, उसने बुरा नहीं माना, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मेहमान पहले खाएंगे, घर वाले तो बाद में ही खाते हैं। इस तरह से उसने अपने मन को दिलासा दे दिया। उसके बाद वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में
जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उतनी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लड़की लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूरियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल न खाई थी। उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उनका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूरियां देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी के कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ज्ञानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उसके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। देखा किस तरह से बुद्धिराम ने अपना व्यवहार काकी के साथ किया। उसको जैसे ही उसने देखा कि आंगन में काकी आ गई है, तो उसने दोनों हाथों से काकी को पकड़ा और घसीटते हुए वह अंधेरी कोठरी में उनको जाके पटक दिया। और जैसे ही पटका तो काकी जो है वो मूर्छित हो गई, बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। दोनों पति पत्नी रूपा और बुद्धिराम ने ये निश्चय किया कि ये हम उनको दंड देंगे और उनको आज कुछ भी खाने को नहीं देंगे। पर लाडली के मन में ये बिल्कुल नहीं था। वो ये सोच रही थी कि क्यों मेरे बाबा और अम्मा बुद्धि काकी को बहुत सारी पूरियां क्यों नहीं दे देते। खा ही लेगी तो क्या हुआ, मेहमानों ने नहीं खाया है तो क्या हुआ, उनको दे दूं। पर लाडली ने अपनी इच्छा अपने माता पिता के सामने व्यक्त नहीं की, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं अम्मा गुस्सा करेगी। इस तरह से वह कुछ नहीं बोली और अपने हिस्से की सारी पूरियां उसने बचा के रखी। जब रात के 11 बज गए, आंगन में रूपा सो रही थी। लाडली को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे उत्साह था कि मैं काकी को जाके जल्दी से पूरियां खिला दूँ। वहाँ पर काकी की मूर्छा जो है धीरे धीरे खुल रही थी और तब काकी ने सोचा कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे पहाड़ पर घसीट कर ले जा रहा है। जैसे ही बेहोशी खुलती है तो थोड़े थोड़े ऐसे विचार आने लगते हैं। काकी को भी इस तरह से विचार आने लगा और ये सोचने लगी कि इस तरह से किसी ने मुझे पहाड़ से घसीट कर पटक दिया हो। और उसके बाद जब उसकी मूर्छा खुलती है तब उसने ये सोचा कि अब तक तो सबने खा लिया होगा, पर पता नहीं क्यों मुझे कोई भी खाना देने नहीं आया। वो बेचैन थी, उसका गला बार बार भर आ रहा था रोने के लिए, पर मेहमानों के डर से वो रो भी नहीं पाती थी। उतने में लाडली की आवाज़ आई कि काकी उठो, मैं आपके लिए पूरियां लाई हूँ।
देखा विद्यार्थी, इस तरह से ही एक औरत की व्याकुलता इस चैप्टर में प्रेमचंद जी ने हमें बताई है कि किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार ना करो कि सामने वाले को दुख हो जाए। ये चैप्टर जो हैं आगे और भी हैं, हम आगे के लेक्चर में फिर से इस चैप्टर को और रीड करेंगे और मैं आपको और भी इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी कि आगे क्या क्या लिखा हुआ है। थैंक यू।